हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सब देखेंगे एक छोटा सा मैराथन जिसमें कुल कवर करेंगे 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें। और यदि आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। ठीक है, तो हम सब आज जो क्वेश्चन कवर करेंगे और लगभग सब टॉपिक कवर करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया है यूपी ट्रिपल एससी के। यदि आप सब लेखपाल लोग हो गया, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो, जेई और अन्य कोई एग्ज़ाम जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होता हो, तो ये सेशन आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन जो लिया गया पोर्ट नंबर से लिया गया और यहाँ से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया है हाल ही के एग्जाम में। ठीक है, कह रहा कि HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और HTTPS प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर्स अलग अलग क्यों रखे गए हैं। तो सबसे पहले आप सबको पिछले सेशन में भी कई बार बताए हैं, HTTP का पोर्ट नंबर 80 होता है और HTTPS का पोर्ट नंबर 443 होता है। ठीक है, और HTTPS में यस फॉर क्या हो गया, सिक्योर हो गया। तो इन दोनों का पोर्ट नंबर आप सब देख रहे हैं अलग अलग है। HTTP का 80 है और HTTPS का 443 है। क्यों अलग अलग? आप जानते हैं ये जो HTTPS है ये इंक्रिप्शन प्रदान करता है, सिक्योर होता है डाटा ना इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इंक्रिप्शन की आवश्यकता के कारण दोनों का पोर्ट नंबर अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन आगे क्या है, देखिए HTTP का पोर्ट नंबर यहाँ पर देखिए लिखा गया 80 बिना इंक्रिप्शन के काम करता है, जबकि HTTPS जिसका पोर्ट नंबर 443 होता है ये सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जो HTTPS है सिक्योर कम्युनिकेशन करता है किसके, SSL या TLS इंक्रिप्शन का उपयोग करता है। अलग पोर्ट रखने से सिक्योर और नॉन सिक्योर ट्रैफिक से अलग पहचाना जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। और दोस्तों आप सबको बता दें जो पहला 20 क्वेश्चन होगा, ठीक है, थोड़ा आसान होगा और जो लास्ट का 20 क्वेश्चन होगा एकदम अच्छे लेवल का होगा। ठीक है, एकदम मॉडरेट टू हाई लेवल का होगा। क्वेश्चन नंबर 82, देखिए ये भी पोर्ट नंबर सही है। कह रहा कि FTP, सबसे पहले इसका पूरा नाम सबको याद होना चाहिए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में डेटा ट्रांसफ़र के लिए सामान्यतः कौन सा पोर्ट नंबर प्रयोग होता है। तो अभी आप सबको बता दिए दो का पोर्ट नंबर, HTTP और HTTPS का। तीसरा का आप सबसे पूछ लिया FTP का जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है इसका कितना पोर्ट नंबर है। तो इसका कितना पोर्ट नंबर है आप बताएंगे, 21। FTP किस पोर्ट नंबर पर काम करता है, 21 पर। पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे क्या है देखिए, FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर कितना है, 21 है, जिसका प्रयोग फाइल अपलोड और डाउनलोड के लिए किया जाता है। तो 3 का पोर्ट नंबर आप सबको बता दिए। दोस्तों, जो 2025 का जो प्लेलिस्ट बना है ना, आप सब उसको ज़रूर देखिए। वो 2025 का दूर का नहीं है, नए बेस पर सब करवाया गया क्वेश्चन जितने भी है सब नए बेस पर है। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर कीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दोस्तों यदि आप लेखपाल जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो UPGK प्लस कंप्यूटर का डिटेल नोट्स के लिए आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर होगा और वहाँ से आप सब संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट नोट्स लिए हैं आप सब बार बार इसी को रिवाइज कीजिए, आप सबका अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, कह रहा कि SMTP प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य क्या है। आप सबको बताएं, ये सबका क्वेश्चन सही होगा। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का मुख्य क्या होता है, ये ईमेल में भेजने वाला प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो ईमेल भेजना ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, SMTP का पूरा नाम सबको याद होना चाहिए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है और ईमेल प्राप्त करने के लिए
दो प्रोटोकॉल है, एक होता है POP3, एक होता है IMAP। POP3 का मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, IMAP का मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसमें अंतर क्या दोनों में? POP3 क्या कहते हैं, सर्वर से डेटा को डाउनलोड करके और वह सर्वर से डिलीट कर देता है, और इसको केवल एक ही डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है POP3 से। IMAP क्या कहता है, इसका डेटा सर्वर पर ही रहता है और इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, किसी भी डिवाइस से। ठीक है, तो दोनों का अंतर आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अगला, क्वेश्चन नंबर 84। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, कह रहा कि MS वर्ड में शिफ्ट प्लस इंटर शॉर्टकट की का प्रयोग किस लिए किया जाता है। अभी आप सबको ऊपर भी बताया था ना, थोड़ा जो 20 क्वेश्चन है थोड़ा इजी लेवल का आप सबको मिलेगा, ठीक है, जो रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो शिफ्ट प्लस इंटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है शॉर्टकट की से, तो आप बताएंगे। नए जो लाइन होता है ना, लाइन को जो आप सबको ब्रेक करना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, शिफ्ट प्लस इंटर का, लाइन ब्रेक। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर, सी बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या, अच्छा एक है कंट्रोल प्लस इंटर। अगर आप कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे ना तो जो पेज होता है, पेज आप सबका ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट में। ठीक है, तो शिफ्ट प्लस इंटर से लाइन ब्रेक होता है, जबकि कंट्रोल प्लस इंटर से पेज ब्रेक होता है, लेकिन पैराग्राफ समाप्त नहीं होता है। इसका उपयोग एड्रेस या पोइट्री लिखने में किया जाता है, जैसे बार बार छोटा छोटा लाइन लिखा जाता है ना, तो बार बार लाइन को ब्रेक करना पड़ता है, तो किसका यूज करेंगे आप सब, शिफ्ट प्लस इंटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और पेज को ब्रेक करना है कंट्रोल प्लस इंटर। दोनों में अंतर आप सबको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। देखिए 85 क्या है, कह रहा कि MS एक्सेल में शिफ्ट प्लस स्पेस दबाने पर क्या सेलेक्ट होता है। एक होता है रो को, आप सब अगर एक्सेल में देखे होंगे तो एक कॉलम होता है और क्या होता है, रो होता है। ठीक है, और कॉलम और रो से क्या मिलके बनता है, सेल बनता है, और जिस सेल में आप काम करते हैं उस सेल को बोलते हैं एक्टिव सेल बोलते हैं। इधर आप सबका ABCD लिखा होता है, ठीक है, और नीचे आप सबका क्या लिखा होता है, नंबर, रो में नंबर और कॉलम में ABCD। एक होता है शिफ्ट प्लस कंट्रोल। ठीक है, इसका प्रयोग अगर आप करेंगे तो कॉलम सेलेक्ट होगा। ठीक है, और शिफ्ट प्लस स्पेस से क्या होगा, सेलेक्ट, और रो हो जाएगा। तो पूरा रो को अगर आप सबको सेलेक्ट करना है ना तो किसका प्रयोग करेंगे, जैसे ए रो आपका हो गया, अगर पूरा को सेलेक्ट करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। देखिए शिफ्ट प्लस स्पेस दबाने पर एक्सेल में पूरा रो सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कर कि वर्ल्ड वाइड वेब को इंटरनेट से अलग क्यों माना जाता है। मतलब www जो आपका है, टिम बर्नर्स-ली ने इसको खोजा था कब, 1989 में। ठीक है, और इसको इंटरनेट से क्यों अलग माना जाता है। आप जानते हैं www इंटरनेट पर उपलब्ध इंफॉर्मेशन एक सिस्टम है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे क्या है, देखिए इंटरनेट एक नेटवर्क है। ठीक है, जबकि www उस नेटवर्क पर उपलब्ध वेबसाइट है और वेब पेज की सिस्टम होता है, मतलब वेब पेजों का समूह आप कह सकते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर आप सबको पिछले भी क्लास में बताए हैं, तो याद कर लीजिए आप सब अच्छे से। अगला क्वेश्चन कह रहा कि www में वेब पेज एक्सेस करने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। तो www में आप जानते हैं दो प्रोटोकॉल है, HTTP या HTTPS। यस फॉर क्या होगा, सिक्योर। इसका पोर्ट नंबर कितना बताए थे, 443, और इसका पोर्ट नंबर कितना ऊपर बताए हैं, 80 बताए हैं, और FTP का पोर्ट नंबर कितना होता है,
21। तो आशा करते हैं तीनों का पोर्ट नंबर आप सबको याद हो गया होगा। ठीक है, आगे क्या है देखिए, वेब ब्राउजिंग के लिए HTTP और सिक्योर ब्राउजिंग के लिए HTTPS प्रोटोकॉल होता है। ए सिक्योर नहीं होता है, जबकि HTTPS का होता है सिक्योर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रैम को रोम से अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रोम में केवल सॉरी, तो रोम में केवल डेटा क्यों क्या किया था, इसमें केवल पढ़ा जा सकता है। देखिए, रीड ओनली मेमोरी, इसमें डेटा को पढ़ा जा सकता है। रैम क्या होता है? ये आपका वोलाटाइल मेमोरी होता है, टेम्परेरी मेमोरी आप रैम को कह सकते हैं, क्योंकि जब तक इसमें विद्युत रहेगा तब तक ये डेटा बना रहेगा, और जैसे विद्युत कट जाएगा इसमें का डेटा मिट जाता है। और रोम क्या होता है? परमानेंट मेमोरी आप कह सकते हैं। ठीक है, और दोनों को अच्छा, रैम को रोम से अधिक उपयोगी होता है। तो अगर दोनों में कंपेयर करें रैम और रोम में, तो सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन होता है? रैम होता है। ठीक है, और रैम क्यों होता है यही आप सबको बताना है। तो आप सब जानते हैं रैम तेज होता है और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में इसका उपयोग होता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है, देखिए, रैम तेज मेमोरी होती है जिसमें रनिंग प्रोग्राम्स और डेटा रहते हैं, इसलिए एग्जीक्यूशन के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है रैम, जो कि टेम्परेरी भी है लेकिन उपयोगी है। ठीक है, और जब वर्चुअल मेमोरी की बात आती है ना, तो यही रैम ही काम आता है, वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे मेमोरी बार बार उपयोग होने वाला डेटा कहाँ से लाती है। आप जानते हैं सबसे तेज मेमोरी कौन सी मेमोरी होता है? कैसे। और कैसे भी तेज कौन सा होता है? रजिस्टर। अगर रजिस्टर दिया ऑप्शन में तो रजिस्टर, नहीं तो कैसे। ठीक है, और आप जानते हैं कैसे मेमोरी जो बार बार डेटा उपयोग होता है ना, डेटा कहाँ से लाती है, ये आप सबको बताना है। तो कैसे मेमोरी बार बार उपयोग होने वाला डेटा कहाँ से लाता है? आप जानते हैं ये सब डेटा कहाँ से लाते हैं? रैम से लाते हैं, जो टेम्परेरी मेमोरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा, जो रोम है ये भी प्राइमरी मेमोरी और रैम भी प्राइमरी मेमोरी, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है, आगे क्या है कि कैसे मेमोरी रैम से फ्रिक्वेंटली यूज डेटा लेकर CPU के पास रखती है, जिससे प्रोसेसिंग तेज होती है। ठीक है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 90 करके हार्ड डिस्क को नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब परमानेंट मेमोरी, मतलब जो अगर विद्युत कट जाए तो भी डाटा बना रहता है। और रैम आप सबको अभी क्या ऊपर बताए थे? वोलेटाइल मेमोरी, विद्युत जब तक रहेगा डेटा रहेगा, विद्युत कट जाएगा तो डेटा भी मिट जाएगा। हार्ड डिस्क आप जानते हैं ये सब परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, इसमें विद्युत कटने के बाद भी डेटा बना रहता है, तो बिजली बंद होने पर भी डेटा इसमें सुरक्षित रहता है। इसीलिए हार्ड डिस्क हो गया, रोम हो गया, इन सबको क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आप सबसे पूछे जाते हैं पेपर में, घुमा घुमा के क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, हार्ड डिस्क में स्टोर डेटा पावर ऑफ होने के बाद भी सुरक्षित रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल। और रोम भी कौन सा मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल भी है। सेकेंडरी स्टोरेज जितनी भी होती है ना, सब कौन सी होती है? नॉन वोलेटाइल ही होती है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 91 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया है कि SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव HDD से बेहतर क्यों माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो SSD HDD से बेहतर क्यों माना जाता है? क्यों? क्योंकि SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है और इसकी स्पीड क्या होती है? तेज होती है HDD से, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये आप सब याद कर लीजिए। दोस्तों, जो आप सबको नोट्स दिया गया है ना कंप्यूटर का, तो जितने भी स्टूडेंट लिए हैं सब SSD के बारे में, HDD के बारे में सब डिटेल में दिया गया है। जो पेपर में पूछा गया था ना, डिटेल में से स्टेटमेंट बनाता है।
ठीक है। तो आप सब जैसे दिया गया, जैसे नोट्स आप सबको प्रोवाइड किया गया, वैसे आप सब पढ़ लीजिए अच्छे से, कई बार उसी को पढ़िए, ठीक है। देखिए एसएसडी में मूविंग पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए तेज होता है और साइलेंट, ये भी देखिए पूछा गया था, तेज होता है और कैसा होता है, साइलेंट होता है और अधिक ड्यूरेबल होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों में कंपेयर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, करा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आप सब भी जानते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गया और एक्स हो गया, एक्स मतलब ट्विटर जो पहले था, ये सब क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि यूजर जनरेटेड कंटेंट और ऑनलाइन इंटरेक्शन। आप सब जानते हैं जो सोशल मीडिया है, आप किसी के माध्यम से आप ऑनलाइन इंटरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। केवल मनोरंजन के लिए थोड़ी नहीं होता है, केवल शिक्षा करने के लिए थोड़ी नहीं, बहुत सारी काम होती है सोशल मीडिया, आपसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर को कंटेंट बनाने, साझा करने और एक दूसरे से जुड़ने की सुविधा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि सोशल मीडिया का सबसे बड़ा साइबर रिस्क क्या माना जाता है। साइबर रिस्क, तो सबसे बड़ा प्राइवेसी से संबंधित साइबर रिस्क होता है, ठीक है। इसमें तो प्राइवेसी और डेटा मिसयूज। अभी आप सब हाल में सुनेंगे ग्रोक के बारे में, सुने होंगे ना, कि वो थोड़ा ज़्यादा मतलब ओपनली हो जाता है, ठीक है, ग्रोक। तो यही है, प्राइवेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा रहता है और आपके डेटा मिसयूज, जैसे कोई हैक कर लेगा तो आपके डेटा को क्या कर सकता है, मिसयूज कर सकता है। तो जितने भी सोशल मीडिया हैं सब पर एक खतरा बना रहता है कि डाटा चोरी और प्राइवेसी। देखिए सोशल मीडिया पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन साझा करने से प्राइवेसी ब्रीच और डेटा मिसयूज का खतरा इस पर बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि यूपीआई आधारित पेमेंट सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है। तो यूपीआई आधारित आप जब पेमेंट करते हैं ना तो रियल टाइम होता है, तो रियल टाइम और इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होता है, मतलब तुरंत, रियल टाइम में तो तुरंत ट्रांजैक्शन हो जाता है, जैसे गूगल पे करते हैं, फ़ोन पे करते हैं ना, इन सब के माध्यम से। आगे क्या है, देखिए यूपीआई से तुरंत बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन संभव होता है, वह भी 24/7 आवर। कह रहा कि डिजिटल वॉलेट का उदाहरण कौन सा। डिजिटल वॉलेट का मतलब जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जैसे पेटीएम हो गया, ठीक है, ये डिजिटल वॉलेट का एग्जांपल है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। ठीक है, जबकि जीमेल हो गया, गूगल हो गया, गूगल आपका तो सर्च इंजन है। क्रोम क्या चीज़ है, क्रोम ब्राउज़र होता है। जीमेल क्या है, ईमेल भेजने, संचार करने का माध्यम होता है जीमेल, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से बना रहे होंगे। अभी आप सबके लिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 100 के बाद से। तो इसमें तो आप सबका लगभग 19-20 तो सही होना चाहिए। पेटीएम एक डिजिटल वॉलेट है जिससे ऑनलाइन पेमेंट और मनी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कह रहा कि ऑनलाइन पेमेंट में ओटीपी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ओटीपी आप जानते हैं, टू ऑथेंटिफिकेशंस सॉरी, आप जानते हैं कि आप सबको बताए थे 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन में इसका यूज होता है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन की अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं, ओटीपी का, वन टाइम पासवर्ड का, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। देखिए ओटीपी एक अतिरिक्त ऑथेंटिफिकेशन लेयर है जिससे फ्रॉड ट्रांजैक्शन इसके माध्यम से रोका जा सकता है। वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य क्या होता है, वेब पेज को एक्सेस और डिस्प्ले करना, ये सब किसका काम होता है, वेब ब्राउज़र का काम होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। ये लाइन आप सबको याद होनी चाहिए, वेब ब्राउज़र यूजर और www के बीच इंटरफेस का काम करता है। ये लाइन सब लोग एकदम याद कर लीजिए। कह रहा कि URL में HTTPS, ये जो
स्लैश लाइन दिया, भाग क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? तो यस लगा, इसका मतलब सिक्योर हो गया, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए यूज होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है, देखिए HTTPS अभी आप सबको ऊपर ही बताए थे, ये दर्शाता है कि वेबसाइट सिक्योर प्रोटोकॉल का उपयोग कर रही है। और 99 क्वेश्चन क्या है कि MS वर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट का कार्य क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होगा? टेक्स्ट कट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स भी आप कहते हैं ना, कंट्रोल प्लस एक्स से भी कट होता है, वो कट नहीं। देखिए शिफ्ट प्लस डिलीट से सिलेक्ट टेक्स्ट कट होकर क्लिपबोर्ड में चला जाता है। यहाँ थोड़ा मुझे मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, शिफ्ट प्लस डिलीट, शायद शिफ्ट प्लस डिलीट से परमानेंट डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन नंबर 99 पेंडिंग में छोड़ते हैं। परमानेंट डिलीट के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट यूज होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 100, देखिए ऑनलाइन पेमेंट, सोशल मीडिया और www से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कॉमन आवश्यकता क्या है? मतलब जैसे पेमेंट हो गया, सोशल मीडिया, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, है ना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी। आगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से आप सबको अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो कह रहा कि जब कोई यूजर वेब ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का URL टाइप करता है और वह URL HTTPS से शुरू होता है, तो वास्तव में बैकग्राउंड में कौन सी तकनीकी प्रक्रिया होती है जिसके कारण सर्वर सही प्रकार के सिक्योर कम्युनिकेशन पोर्ट पर रिक्वेस्ट स्वीकार करता है? तो अगर आप URL की बात करें HTTPS, तो ये सिक्योर वाला हो गया, है ना। तो किसके पास जाएगा? HTTPS प्रोटोकॉल के कारण रिक्वेस्ट पोर्ट 443 पर रिडायरेक्ट कर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगर आप सब ध्यान से पढ़े होंगे तो ऊपर आप सबको बताए थे कि HTTPS में कौन सा पोर्ट नंबर यूज होता है? 443। देखिए क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, खाली घुमाया है। ठीक है, अब पोर्ट नंबर 21 वाला तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का था। ठीक है, इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन होगा। देखिए HTTPS एक सिक्योर प्रोटोकॉल है जो डिफ़ॉल्ट रूप से 443 पोर्ट नंबर यूज करता है। ब्राउज़र URL देख कर तय करता है कि सिक्योर कम्युनिकेशन चाहिए और उसी पोर्ट पर रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, और ये इनक्रिप्शन आधारित कम्युनिकेशन को संभव बनाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोर्ट कुल मिला के एक क्वेश्चन पूछा गया था, पोर्ट नंबर पर आधारित था। अगला क्वेश्चन कह रहा कि एक ही सर्वर पर HTTP जो पोर्ट नंबर कितना होता है? 80, और HTTPS जिसका पोर्ट नंबर होता है 443, दोनों सेवाएं एक साथ चल पाना किस अवधारणा का उदाहरण है? मतलब एक ही सर्वर पर HTTPS भी चले और HTTP भी चले, तो किस अवधारणा है? तो इसको आप क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सॉरी, मल्टी प्रोसेसिंग नहीं, पोर्ट बेस सर्विस डिफरेंशिएशन। तो आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। इसका मतलब क्या है आप सब देखिए, एक ही IP एड्रेस पर अलग अलग पोर्ट नंबर का प्रयोग अलग अलग सेवाएं चलाई जाती हैं, इसे पोर्ट बेस सर्विस डिफरेंशिएशन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। पोर्ट बेस मतलब जब एक ही IP एड्रेस पर अलग अलग पोर्ट नंबर यूज होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? पोर्ट बेस सर्विस डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी। एक की वर्ड सबको याद होनी चाहिए, आप सब लिख लीजिए। देखिए, तो कह रहा कि MS वर्ड में शिफ्ट प्लस एरो की का प्रयोग केवल कर्सर मूवमेंट के लिए नहीं बल्कि किस एडवांस एडिटिंग सुविधा को दर्शाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो MS वर्ड में जब आप शिफ्ट के साथ एरो की का यूज करते हैं तो
क्या फीचर देता है कि टेक्स्ट सिलेक्शन बिना माउस के हो जाता है। जैसे आप सब माउस से ऐसे मान लेते हैं कोई टेक्स्ट लिखा रहता है, उस पर रख कर सेलेक्ट करते हैं ना, तो इसके माध्यम से बिना माउस के आप सब टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। बात आप सबको समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। देखिए, शिफ्ट के साथ एरो की दबाने पर कर्सर नहीं बल्कि टेक्स्ट सेलेक्ट होता है। यह कीबोर्ड बेस फास्ट एडिटिंग का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, आगे क्या है? 104 क्वेश्चन नंबर है। कह रहा कि एमएस वर्ड में इंटर और शिफ्ट प्लस इंटर के बीच वास्तविक तकनीकी अंतर क्या? मतलब इंटर और शिफ्ट प्लस इंटर। अभी आप सबको ऊपर बताते हैं कि शिफ्ट प्लस इंटर का प्रयोग हम सब लाइन को ब्रेक करने में किया जाता है, जबकि इंटर का प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं? पैराग्राफ। तो इंटर नया पैराग्राफ बनाता है, जबकि शिफ्ट प्लस इंटर केवल लाइन ब्रेक करता है। ठीक है, अगर कंट्रोल प्लस इंटर आप यूज करेंगे तो जो पेज होगा, पेज क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। आगे क्या है? इंटर से नया पैराग्राफ बनता है, जिससे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग लागू होती है, जबकि शिफ्ट प्लस इंटर केवल लाइन तोड़ता है, पैराग्राफ स्ट्रक्चर वही रहता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दोनों में अंतर आप सबको याद होनी चाहिए। आगे क्या है कि यदि कहा जाए कि इंटरनेट बिना www के भी मौजूद रह सकता है, तो इसका सबसे उपयुक्त तकनीकी कारण क्या है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप सबसे घुमा के पूछेगा। मतलब इंटरनेट बिना www के भी मौजूद रह सकता, तो आप कह सकते हैं इंटरनेट एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, जबकि www उस पर चलने वाली एक सर्विस है। ठीक है, तो कुल मिला के दोनों में डिफरेंस आप सबको याद होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन आप सबको कई बार बता दिए हैं। ठीक है, देखिए, इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। मतलब इंटरनेट को क्या बोलते हैं? नेटवर्कों का नेटवर्क। www, ईमेल, FTP जैसी सेवाएं इंटरनेट पर चलती हैं, लेकिन इंटरनेट स्वयं इनसे स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि जब कोई यूजर वेब पेज एक्सेस करता है तो HTTP या HTTPS के साथ साथ TCP IP प्रोटोकॉल स्टैक का प्रयोग क्यों आवश्यक होता है? मतलब जैसे जब आप वेब पेज पर जाते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? या तो HTTPS या तो HTTP, है ना। इसके साथ साथ TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक का प्रयोग क्यों होता है? तो आप जानते हैं कि डेटा को सही क्रम और रिलायबल तरीके से पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग होता है, और डेटा को सही क्रम और रिलायबल तरीके से पहुंचाने के लिए TCP जिम्मेदार है। एक होता है UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये फास्ट होता है, लेकिन ये मतलब सही क्रम ऑर्डर में मतलब ये ज़्यादा जिम्मेदार नहीं होता है। तो TCP और UDP में अंतर क्या है? UDP फास्ट होता है, TCP फास्ट नहीं होता है, बट सिक्योर होता है, रिलायबल होता है और सही ऑर्डर में पहुंचाता है। ठीक है, आगे क्या है? देखिए, HTTP एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। आप सबको लेयर बताए थे ना, OSI मॉडल, तो याद होना चाहिए एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, जबकि TCP IP डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है, एरर कंट्रोल और रिलायबल डिलीवरी को सुनिश्चित करता है। कौन? TCP। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक ही आप सबको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? किस कारण से किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले उसे हार्ड डिस्क से रैम में लोड किया जाता है? कब ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है कि उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले ही उसे हार्ड डिस्क से रैम में लोड किया जाता है? तब क्या होता है? जैसे CPU सीधे हार्ड डिस्क से एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, इसी कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा? बी। आगे क्या है? देखिए, CPU केवल मेन मेमोरी मतलब रैम में मौजूद इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज है। तो हार्ड डिस्क कैसा स्टोरेज है? जैसे पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब द्वितीय मेमोरी के अंतर्गत आता है।
अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कैसे मेमोरी ना होने की स्थिति में सिस्टम परफॉर्मेंस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, मतलब कौन सा प्रभाव। जैसे इसमें कहा गया कि अगर कैसे मान लेते हैं आपके सिस्टम कैसे मेमोरी ना हो तब क्या होगा, तो सिस्टम परफॉर्मेंस सबसे अधिक प्रभाव क्या पड़ेगा, तो आप सबका सिस्टम धीमा हो जाएगा। ठीक है, तो सीपीयू को बार बार रैम एक्सेस करना पड़ेगा जिससे स्पीड कम हो जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, जो एप्लीकेशन है कैसे एग्जामिनर आप सबको घुमाएगा, ठीक है, आप सबको घूमना नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, दिमाग लगाना, आंसर देना है। ठीक है, ये सब कब कर पाएंगे, जो आप सब ऐसे हार्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे तब। ठीक है, देखिए आसान क्वेश्चन पढ़ने से पेपर नहीं पास होगा, आप सबको मन में तसल्ली तो ज़रूर मिलेगा, हाँ हमारा 15 में से 15 आ जा रहा, लेकिन जैसे अब एग्ज़ाम में बैठेंगे ना वैसे आप सबको पता है आप सब क्या कहेंगे। देखिए कैसे फ्रिक्वेंटली यूज डेटा रखती है, इसके बिना सीपीयू को हर बार रैम एक्सेस करना पड़ेगा जिससे एग्जीक्यूशन धीमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 109, करके हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो आप सब नोट्स लिए हैं, ठीक है, तो अगर आप सब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मेमोरी वाले सेक्शन में देखेंगे तो उसमें बताया गया, यहाँ भी क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया पेपर में, ठीक है, कि ट्रैक में चेंज होता है, सेक्टर में होता है ना, तो इसका उद्देश्य क्या है कि हार्ड डिस्क को ट्रैक में चेंज करना। तो इसका उद्देश्य है कि डेटा को व्यवस्थित और तेज एक्सेस योग्य बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या देखिए, ट्रैक और सेक्टर डेटा को फिजिकल रूप से व्यवस्थित करते हैं जिसे रीड राइट ऑपरेशंस तेज होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, ट्रैक सेक्टर में डिवाइड होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि एसएसडी में मूविंग पार्ट्स ना होने से परफॉर्मेंस के साथ साथ और कौन सा अतिरिक्त लाभ मिलेगा। अच्छा, एसएसडी के बारे में यहाँ से जब पहले क्वेश्चन हो रहा था ना तो आयोग पूछा था एसएसडी और एचडीडी में अंतर पूछा था स्टेटमेंट बना के। तो आपको पता है कि एसएसडी में मूविंग पार्ट नहीं होते, बिल्कुल बात सही है। और कह रहा है कि इसके साथ क्या होता है, मूविंग पार्ट नहीं होगा तो शोर शराबा भी नहीं होगा, है ना, और तेज भी होता है। ये सब क्वालिटी किसका है, एसएसडी का है। कह रहा कि मूविंग पार्ट ना परफॉर्मेंस तो अच्छा देगा ही, और कौन सा मतलब इसका खासियत है, तो अधिक बिजली खपत, ए अधिक बिजली खपत नहीं करता है। ठीक है, ए करता है, एचडीडी करता है। अधिक हीट ए नहीं करता है, एचडीडी करता है। सब कम फिजिकल डैमेज का खतरा यही होता है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। देखिए एसएसडी में स्टेट सॉलिड ड्राइव में मैकेनिकल पार्ट नहीं होते, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए शॉक और वाइब्रेशन से डैमेज की संभावना कम हो जाती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है सोशल मीडिया से लिया गया है। देखिए कह रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर यूजर द्वारा डाला गया कंटेंट वास्तव में किस रूप में स्टोर और प्रोसेस किया जाता है। मतलब जब आप सब देखते होंगे सोशल मीडिया पर, ठीक है, मान लेते हैं रील्स का एग्जांपल ले लें। ठीक है, आप किस टाइप का रील्स देख रहे हैं, जैसे आप अगर गाना डांस वाला देख रहे हैं तो आपको वही आप सबको परोसा जाता है, बार बार आप सबको डांस आता है। आप सब पढ़ने लिखने वाला रील देखते हैं, ठीक है, तो आप सबको वही परोसा जाता है कि आप सब के पास है वही रील आता है। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है, ये सब आजकल एआई बेस्ड एल्गोरिथम यूज होता है। ठीक है, तो अभी ये सब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में कहा है कि जो भी सोशल मीडिया पर डेटा यूज होता है वो किस रूप में होता है। आप जानते हैं डेटा कई प्रकार का होता है, स्ट्रक्चरल होता है, अनस्ट्रक्चरल होता है, सेमी स्ट्रक्चरल होता है। ठीक है, तो जो सोशल मीडिया पर डेटा होता है दोनों रूप में होता है, स्ट्रक्चरल और अनस्ट्रक्चरल दोनों रूप में। ठीक है, देखिए आगे क्या है कि पोस्ट, इमेज, वीडियो, लाइक, कमेंट्स, ये सभी स्ट्रक्चरल और अनस्ट्रक्चरल डेटा का मिश्रण होते हैं। ठीक है, आगे क्या है देखिए, सोशल मीडिया फीड्स यूजर स्पेसिफिक क्यों होते हैं। अभी आप सबको ऊपर ही बता रहे थे ना, यही बता रहे थे
जब आप सब रील देखते हैं, जिस डिपार्ट का रील देखेंगे वही आप सब में भर भर के आएगा, वही आप सबको परोसा जाता है। तो एआई बेस रिकमेंडेशन एल्गोरिदम यूजर बिहेवियर का विश्लेषण करता है। मतलब जो उसमें एआई बेस रिकमेंड होता है ना, आप जिसको लाइक करते हैं, मान लेते हैं कोई रील आप सबको मिल गया, मान लेते हैं हमारा वीडियो है, ठीक है, आप सबको मिल गया, आप उस पर लाइक कर दिए, ठीक है, तो दोबारा भी हमारा कोई ना कोई वीडियो आप तक पहुंचाएगा। कमेंट कर दिए अच्छा सा तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये एआई बेस्ड रिकमेंडेशन होता है, एक प्रकार का एल्गोरिदम में काम करता है, ठीक है। आपने इसको देखा होगा, समझा होगा, ठीक। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। देखिए एआई एल्गोरिथम्स यूजर्स के लाइक हो गया, व्यूज़ हो गया, इंटरेक्शन के आधार पर कंटेंट रिकमेंड करते हैं, ठीक है। आप जिस वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक करते हैं वो वीडियो, उसी टाइप का वीडियो आप सबको ज़्यादा परोसा जाता है, आप सबको मिलता है देखने को। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन में मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी का प्रयोग अकाउंट बनाने की जगह क्यों किया जाता है? यूजर कन्वर्जिंग्स और एब्स्ट्रैक्शन के लिए। तो आगे क्या है देखिए, यूपीआई आईडी एक वर्चुअल आइडेंटिफायर होता है जिससे यूजर को एक्चुअल बैंक डिटेल साझा नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट में ओटीपी और पिन दोनों का प्रयोग किस सिद्धांत पर किया जाता है? अभी आप सबको ऊपर बताए थे ना, ये सब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए किया जाता है। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, देखिए ओटीपी हो गया, पिन हो गया, है ना, तो मल्टी फैक्टर के अंतर्गत आप सब इसको, इसी के अंतर्गत बायोमेट्रिक भी आ जाता है ना। ये सब क्यों यूज होते हैं? सिक्योर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब सुरक्षित रहें, ठीक है। देखिए ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड, समथिंग यू हैव, और पिन समथिंग यू नो, मिलकर सिक्योरिटी की कई परतें बनाते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करते समय ब्राउज़र में पैडलॉक आइकन दिखाई देना क्या दर्शाता है? तो पैडलॉक आइकन अगर आप सबको दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या आप समझेंगे कि यस। तो देखिए जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते समय अगर आपको ब्राउज़र में पैडलॉक आइकन दिखाई देता है तो इसका मतलब ये होता है ना, वो ज़्यादा सिक्योर होता है। तो TLS इनक्रिप्टेड सिक्योर कनेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है पैडलॉक आइकन, ठीक है। याद कर लीजिए कीवर्ड, आप ऐसे याद कर लीजिए, सुरक्षा से होता है सिक्योरिटी, बस इतना तो आप सब। इनक्रिप्शन का मतलब ही होता है सुरक्षा, ठीक है। देखिए पैडलॉक आइकन ये संकेत देता है कि डेटा इनक्रिप्टेड रूम में भेजा जा रहा था। इनक्रिप्टेड मतलब जैसे आप कुछ लिख दिए, आप सब मान लेते हैं हेलो लिख दिए, ठीक है, तो 01010 कोड में चेंज हो जाएगा, यही होता है इनक्रिप्टेड। कह रहा है कि MS एक्सेल में Shift+11 शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जब आप सबको नया वर्कशीट लाना है ना, तो किसका यूज करते हैं? Shift+11 न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आंसर क्या बन जाएगा? बी। आगे क्या है देखिए, कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम रैम का उपयोग किस आधार पर नियंत्रण करता है? प्रोसेसिंग प्रायोरिटी और मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिदम से। तो इसका आंसर आप सब क्या बता रहे हैं? सी बता रहे हैं, ठीक है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इम्पोर्टेंट है, पेजिंग हो गया, सेगमेंटेशन हो गया, एलोकेशन एल्गोरिदम के माध्यम से रैम को मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा कि URL में डोमेन नेम के बाद जो लाइन होता है के बाद क्या लिखा जाता है? जैसे www. ऐसे HTTP के बाद ऐसे रहता है ना, एक क्या लिखा रहता है? इसको पाथ बोलते हैं, या कह सकते हैं सर्वर पर रिसोर्स, या इसी को क्या बोलते हैं? पाथ बोलते हैं, ठीक है। किसी वेबसाइट के आगे आप सब देख सकते हैं। देखिए कि सर्वर के बाद सर्वर के अंदर मौजूद फाइल या रिसोर्स का पाथ होता। क्वेश्चन नंबर 119 सोशल मीडिया और ऑनलाइन पेमेंट के एक साथ उपयोग से सबसे बड़ा संभावित खतरा क्या हो सकता है?
जैसे कभी-कभी आप सबको होता है ना, सोशल मीडिया हो गया और ऑनलाइन पेमेंट एक साथ अगर उपयोग करते हैं, तो ये सब क्या हो सकता है? हो सकता है सोशल मीडिया आप सबका कोई कमी हो, ठीक है? वहाँ से डेटा लीक हो, तो वहाँ से आप सबके पेमेंट वाले सिस्टम में आ सकते हैं, पेमेंट से यहाँ जा सकते हैं ना? तो डेटा लीक और आइडेंटिटी थेफ्ट की खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए कभी भी एक साथ 2-2 या 2 से अधिक सोशल मीडिया कह सकते हैं और कोई प्लेटफ़ॉर्म यूज़ नहीं करते। आगे क्या है, देखिए, सोशल मीडिया पर साझा जानकारी का दुरुपयोग कर ऑनलाइन फ्रॉड किया जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि सोशल मीडिया सॉरी कह रहा कि पोर्ट नंबर हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, मेमोरी हो गया, पेमेंट टूल हो गया और सोशल मीडिया, इन सभी को जोड़ने वाला सबसे मूलभूत तत्व क्या है? अभी एक क्वेश्चन ऊपर भी ऐसे मिला था, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में, इंटरनेट और नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, इन्हीं सबको तो जोड़ के रखता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये सभी कॉन्सेप्ट इंटरनेट और नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित होते हैं, जो आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम की रीढ़ होता है। दोस्तों, ये छोटा सा मैराथन आप सबको कैसा लगा? आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है? और आप सबका स्कोर क्या है ये भी बताएं। वीडियो को आप सब लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड टेक केयर।